गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। अपनी वस्तु। अपनी वस्तु एक कहानी है। इसमें दो भाई होते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और महात्मा जी के समझाने पर उन्हें समझ में आ जाता है कि व्यर्थ में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो देखो, एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में अर्थात रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत यानी तैयार दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व यानी हक जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। अर्थात उन दोनों को ही अत्यधिक क्रोध आ रहा था और दोनों ही एक दूसरे को अपनी भूमि बता रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, दूसरों का भला करने वाले होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं, अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले कि हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि महात्मा, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय जो अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल ही चिल्ला उठा कि महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसीलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारे हो उसी से ही यह बात पूछ लो कि इसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तो दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, देखते रहे। फिर बोले कि किंतु यह कैसे संभव है कि भूमि कभी बोलती भी है? महात्मा जी ने उत्तर दिया कि हाँ, अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा कि तुम दोनों उस निर्णय को मानोगे? दोनों भाई इस बात के लिए राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले कि भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा कि भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। अर्थात भरपेट खाना खाने से मस्तिष्क में कुछ विचार आए। इसीलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इन समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। अर्थात भोजन मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य था कि दोनों भाइयों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए अर्थात भोजन कर लिया दोनों ने, तो काफी शांत थे। अर्थात उनका जो क्रोध था वह शांत हो चुका था। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों।
कुछ देर तक तो वो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले कि यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले कि महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा कि यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है, अर्थात मैं तो जैसी हूँ वैसे की वैसे ही रहती हूँ। मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि जो मनुष्य है वह एक दिन अवश्य ही इस मिट्टी में मिल जाता है, अर्थात मनुष्य की मृत्यु निश्चित होती है और वह इस मिट्टी में ही मिल जाता है। इसीलिए मेरे द्वारा इनकी कई पीढ़ियों को पाला गया है और इसी मिट्टी में मिलते हुए उसे देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देख करके चोट की और समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो, कि थोड़ा सा विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कह करके व्यर्थ यत्न यानी प्रयत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कह करके चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ इस संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति मकान आदि हैं, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है, जो लोक परलोक के संगी साथी हैं, अर्थात हमारे द्वारा जो किए गए अच्छे कार्य हैं वो ही अपने साथी हैं। शेष सब कुछ तो यही रह जाता है। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ के कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए और हमें अच्छे कार्यों के लिए इस जीवन का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।